नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश एजीटीए का जो मैंने प्रगति बैच लॉन्च कर रखा है। आज इस बैच का हम लोग एमसीक्यू सीरीज वाला 10वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। इस पीडीएफ नोट्स की मदद से आप अपना जो रिवीजन है उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। इसमें सभी चीज़ें थ्योरी और इसका जो फैक्ट्स जो हैं ये सभी चीज़ें इस नोटबुक में आपको दी गई हैं। अगर आप इसको इस समय खरीदते हो तो इसकी जो वैलिडिटी मिलेगी आपको वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल जाएगा। अगर आप एजीटीए की तैयारी करने चाहते हो और विधिवत तरीके से करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ बनाना एंड लूज फ्लावर इन इंडिया। ध्यान से समझना, भारत में केले और खुले फूलों दोनों के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में किस राज्य को मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर सीधा यही पूछा जा रहा है। जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है हमारा कट फ्लावर। क्या होता है? एक तो होता है कट फ्लावर और दूसरा होता है लूज फ्लावर। क्या होता है? एक कट फ्लावर होता है और दूसरा होता है लूज फ्लावर। अब लूज फ्लावर और कट फ्लावर का थोड़ा सा आप अंतर समझ लो। जो कट फ्लावर होता है इसमें ऐसे फूल भी होता है इसका, और फूल के साथ साथ नीचे क्या होता है, फूल भी होता है इसमें। फूल के साथ साथ उसका जो डंठल होता है ये भी अगर जुड़ा रहता है तो हम इसको क्या कह देते हैं, तब हम इसको बोल देते हैं कट फ्लावर। अदरवाइज केवल अगर फूल ही रहेगा, इस तरीके से केवल अगर फूल ही रहेगा, इसमें नीचे वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तब उसको हम बोल देते हैं लूज फ्लावर। लूज फ्लावर में जैसे जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, जैसे गेंदा के फूल चढ़ाते हैं, कनेर का फूल चढ़ाते हैं, इसके अलावा गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं, कोई भी फूल चढ़ाते हैं तो वो लूज फ्लावर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं जैसे क्रेसैंथेमम है, ग्लेडियोलस है, इसके अलावा अगर हम बात करें गुलाब की, तो इसको जब हम देते हैं या गुलदस्ता किसी को देते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि गुलदस्ता के नीचे ऐसे उसका डंठल भी लगा हुआ रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कट फ्लावर बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लूज फ्लावर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो लूज फ्लावर का और इसके अलावा जो बनाना है, इन दोनों का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत में वो कौन है, वो तमिलनाडु है। और केवल तमिलनाडु जो है ये बनाना और लूज फ्लावर का ही प्रोड्यूसर नहीं है, इसके अलावा जो टोटल प्लांटेशन क्रॉप है, क्या टोटल प्लांटेशन क्रॉप, टोटल टोटल प्लांटेशन क्रॉप, ये टोटल प्लांटेशन क्रॉप है, इसमें भी ये सबसे ज़्यादा आगे है तमिलनाडु। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में हम किस में आगे हैं, पश्चिम बंगाल में हम कट फ्लावर में आगे हैं। कट फ्लावर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कट फ्लावर क्या होता है, तो पश्चिम बंगाल में हम कट फ्लावर में आगे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जूट में आगे हैं, इसमें जूट के प्रोडक्शन में आगे हैं। और अगर इसके अलावा कोई और पूछे तो एक चीज़ और याद रख लेंगे, टोटल जो वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है उसमें भी हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसमें आगे है। इसके अलावा एक चीज़ और याद कर लेना कि जो पाइन एप्पल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनानास बोलते हैं, पाइन एप्पल के प्रोडक्शन में भी पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा आगे है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो टोटल फ्रूट की अगर हम बात करें, किसकी, टोटल फ्रूट की, जैसे टोटल वेजिटेबल में कौन आगे है, टोटल टोटल वेजिटेबल में वेस्ट बंगाल आगे है। कई बार बदल भी जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेस्ट बंगाल ही रहे, कई बार स्टेट जो है थोड़े से बदल भी जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है वो टोटल फ्रूट के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल जो मसाले हैं, टोटल मसाले बोले तो टोटल स्पाइस के प्रोडक्शन में भी हमारा आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आप याद कर लेना कि ग्रेप्स ग्रेप्स के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। इसके अलावा याद कर लेना शुगर के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। अब शुगर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, बेटा ध्यान से समझना, जो हम शुगर केन के अगर कोई प्रोडक्शन की बात करें, अगर शुगर केन के प्रोडक्शन में हम बात करेंगे तो शुगर केन के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश आगे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े एरिया में
शुगर केन की खेती होती है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्रीज थोड़ी सी कम है उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से यहाँ का गन्ना कई बार महाराष्ट्र में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ जाकर फिर वो चीनी में कन्वर्ट होता है, फिर वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। इसलिए शुगर का प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा है? महाराष्ट्र में ज़्यादा है, और शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। समझ गए? इसके अलावा जो काजू होता है, काजू नट, काजू भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्याज होता है, प्याज का जो प्रोडक्शन है ये भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा अनार जो है, अनार का भी जो प्रोडक्शन है ये भी आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ईयर वाज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर? किस वर्ष को आधिकारिक तौर पर मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ये सीधा सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन सा क्वेश्चन नहीं है। केवल हमको इतना ही बताना है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर है, कब मनाया गया था ये? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर कब था? तो ये था 2003 को। कब था? 2003 को था। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक एक करके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सन 2002 दिया गया है, तो सन 2002 में क्या था? वर्ल्ड्स ड्रॉस्ट ईयर मनाया जाता है इसको। क्या मनाया जाता है इसको? इसको वर्स्ट ड्रॉट वर्स्ट ड्रॉट ईयर बोले तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं सूखा पड़ा था तो 2002 में बहुत जगह पर सूखा पड़ा था, इसीलिए इसको सबसे बेकार, सबसे ज़्यादा ड्रॉट वाले कंडीशन वाला ईयर माना जाता है। मतलब इसको ऐसे कोई सेलिब्रेट नहीं किया जाता, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर है, डेडिकेट किया गया था, इस तरीके से इसको डेडिकेट नहीं किया गया था कि हम सन 2002 में सब जगह पर सूखा लाएंगे, ऐसा नहीं। अपितु नेचुरल कॉज की वजह से पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा जगह पर सूखे की संभावना हुई, मतलब सूखा पड़ा था, इस वजह से इसको 2002 को क्या कहा जाता है? वर्स्ट ड्रॉट ईयर बोला जाता है। इसके अलावा याद कर लेना जो 2004 है इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। जो राइस है इससे रिलेटेड इंटरनेशनल ईयर सन 2004 को क्या किया गया था? इसको डेडिकेट किया गया था। और यहाँ पर एक थीम थी इसकी, अगर हम थीम की बात करें ना कि इसकी जो थीम है वो क्या थी? इसकी थीम है राइस इज लाइफ। क्या थी इसकी थीम? इसकी थीम थी राइस इज लाइफ। इसके अलावा याद कर लेना सन 2005 में क्या किया गया था? सन 2005 में जो पहले यूरिया प्रोड्यूस होती थी 2005 से पहले, ये यूरिया जो होती थी इसमें नीम कोट नहीं डाला जाता, मतलब नीम ऑयल जो होता है वो नहीं डाला जाता था। तो इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर यूरिया प्रोड्यूस करवाती थी और उसको भेजती थी कि एग्रीकल्चर पर्पस से किसान उसको यूज कर पाएँ। लेकिन वो क्या होता था, बाद बीच में उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती थी और वो जो एग्रीकल्चर वाला यूरिया है जो सब्सिडाइज रेट पे सस्ते में मिल रहा है, वही चीज़ वो डाइवर्ट हो जाती थी और चली जाती थी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होने। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि भारत में जितने भी यूरिया का प्रोडक्शन होगा वो 100% नीम कोटेड होगा। तो नीम कोटेड यूरिया सन 2005 में बनना स्टार्ट हुआ था। नीम पेटेंट यहीं पर मिला था। क्या है? नीम पेटेंट ईयर। नीम पेटेंट ईयर इस बार मिल गया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ था? धीरे-धीरे इसके बारे में है आगे लोग इसके बाद जब नीम पेटेंट मिला, नीम पेटेंट में एक चीज़ और थी कि नीम पेटेंट जो था कई बार अमेरिका कहता था कि इसको हमने बनाया है। यूरिया के अंदर जो नीम ऑयल मिलाया जाता है, ये वाला पेटेंट हमारा है, ये रिसर्च हमने करी है, जबकि अमेरिका कहता था कि हमने करी है। तो इसका केस चला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फिर वहाँ पर जाकर शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था या शायद कॉपीराइट ऐसे कुछ समथिंग करके कोई एक कोर्ट था। तो उस कोर्ट में जब ये प्रक्रिया चली तो उस प्रक्रिया में भारत विजयी हुआ, तो फिर ये यूएसए से ट्रांसफ़र कर दिया गया भारत में। तो इसका जो पेटेंट है वो भारत को 2005 में मिल गया था। और 2005 में मिलने के बाद फिर बाद में ऐसा नहीं कि 2005 से ये बनना शुरू हुआ था। 2005 में इसका तो पेटेंट मिला था। उसके बाद एग्रीकल्चरल जो यूरिया है इसके लिए 100% जो क्या कहते हैं 100% अनिवार्यता कर दी गई कि अगर एग्रीकल्चर ग्रेड का यूरिया आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके अंदर आपको नीम ऑयल डालना ही पड़ेगा, नीम कोटेड यूरिया आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया था। और ये कब किया गया था? जब एनडीए की सरकार आई थी, आई थिंक सन 2015 में इसको मैंडेटरी
किया गया था। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे शायद याद है शायद 2015 के आसपास में ऐसा हुआ था। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 2022, 23 एंड 24 डाटा, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन। बोले तो 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो हमारी मिलेट्स वाली क्रॉप है, मोटे अनाज वाली, जैसे सावा, कोदो, काकुन, मड़ुआ, रागी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्वार, बाजरा, ये सब जो होते हैं ये हमारे कोर्स ग्रेन होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। वहीं अगर हम महीन अनाज के बारे में बात करें तो धान होता है, गेहूँ होता है, मक्का होता है, बारले होता है, ये सब हमारे महीन अनाज में आते हैं। तो कोर्स ग्रेन जो होता है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसको आपको याद रखना है कि कोर्स ग्रेन के जो प्रोडक्शन है, कोर्स ग्रेन के प्रोडक्शन में इंडिया का जो स्थान है इस समय पर वो चौथा स्थान है। ठीक, इंडियाज़ रैंक जो है वो कौन सा है? वो चौथा स्थान है। किसके अंदर? कोर गेन के प्रोडक्शन में। इसके अलावा चौथा स्थान किस में है? जब हम ऑयल सीड का प्रोडक्शन करते हैं तो ऑयल सीड के प्रोडक्शन में भी हमारा चौथा स्थान है। इसके अलावा जब हम मक्का प्रोड्यूस करते हैं तो मक्के में भी हमारा प्रथम स्थान ही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, चाहे कोर्स ग्रेन है या इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, ऑयल सीड की और मेज की, इन तीनों में पहला स्थान किसका है? तो पहला जो स्थान है ये किसका है? पहला स्थान है यूएस से, बोले तो अमेरिका का है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ें। इसके अलावा कुछ और चीज़ें याद कर लेना, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट रैंक किसके में है? बोले तो इंडिया फर्स्ट, इंडिया किस में फर्स्ट पे है, इसको थोड़ा-सा आप याद कर लेना। एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन में हम सबसे ज़्यादा आगे हैं ही हैं। इसके अलावा याद कर लेना टोटल जो पल्स है, क्या है? टोटल पल्स। टोटल पल्स बोले तो जो टोटल दाल का उत्पादन है उसमें हम नंबर 1 हैं। मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। टोटल जो काऊ की संख्या है उसमें हम नंबर 1 है। अगर हम टोटल कैटल की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे नंबर 1 है। टोटल बफेलो की बात करते हैं तो उसमें भी नंबर 1 है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कॉटन है ना, कपास, कपास के प्रोडक्शन में भी हम नंबर 1 हैं। इसके अलावा याद कर लेना जूट के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 हैं, और जूट में प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 है। और भारत में कौन नंबर 1 है? भारत में जो जो पश्चिम बंगाल है वो नंबर 1 पर आता है। समझ गए? इसके अलावा इंडिया सेकंड रैंक पर कहाँ-कहाँ पर है, इसको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। इंडिया इन सेकंड रैंक, इंडिया सेकंड पे कौन-कौन सा है इसको थोड़ा-सा देख लेना। इंडिया, एक तो हमारे पास टोटल इरिगेटेड एरिया सबसे ज़्यादा है। एक चीज़ समझना, टोटल इरिगेटेड एरिया की बात हो रही है, परसेंटेज एरिया नहीं। परसेंटेज एरिया में अगर हम बात करेंगे तो इजिप्ट आएगा, लेकिन टोटल इरिगेटेड एरिया इसको याद रख लेना। जो टोटल है, टोटल टोटल इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड टोटल इरिगेटेड एरिया, टोटल इरिगेटेड एरिया में जो इंडिया है ये दूसरे नंबर पर है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में जो टोटल इरिगेटेड एरिया है वो कहाँ पर है? इजिप्ट में है, और वो पहले स्थान पर है। ये टोटल इरिगेटेड एरिया में भारत दूसरे स्थान पर है। समझ गए? इसके अलावा अगर हम बात करें जो टोटल सीरियल का प्रोडक्शन है, किसका? टोटल सीरियल। टोटल सीरियल का मतलब क्या होता है? टोटल सीरियल्स का मतलब होता है कि जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं, चाहे मोटे अनाज वाले हों चाहे महीन अनाज वाली फसलें हों, दोनों को मिला के कंबाइन रूप से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो उसमें दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। और पहले नंबर पे ऑब्वियस सी बात है कि चाइना आता है। समझ गए? इसके अलावा व्हीट के प्रोडक्शन में हम दूसरे नंबर पर आते हैं, व्हीट के प्रोडक्शन में। और इसके अलावा जो पैडी है, पैडी के प्रोडक्शन में भी हम दूसरे नंबर पर ही आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेजिटेबल है, वेजिटेबल के प्रोडक्शन में भी हम दूसरे नंबर पर आते हैं। ओवरऑल जो फ्रूट का प्रोडक्शन है इसके अंदर भी हम दूसरे नंबर पर ही आते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? एक चीज़ और याद कर लेना, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 6वें नंबर पर इंडिया कहाँ पर है। 6वें नंबर पर इंडिया, आपको याद रखना है कि 6वें नंबर पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में है पूरी दुनिया में। किसमें है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। समझ गए? तो इतनी ढेर सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वॉज पास्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। विनाशकारी कीट और महामारी अधिनियम डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? सीधा सीधा पूछ रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड जो पेस्ट एक्ट था इसको भारत में पास कब किया गया था? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट जो एक्ट था
ये 1914 में पास हुआ था। बोले तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था, ये सबसे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल रेगुलेशन है जो कि सक्सेसफुली पास किया गया था, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ये एग्रीकल्चर में बनाया गया सबसे पहला एक्ट था जो कि बहुत आसानी से इसको पास करा दिया गया था, बोले तो इसको लागू करा दिया गया था। समझ गए। इसके अलावा याद कर लेना 1968 में क्या हुआ था, तो 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट लागू हुआ था। याद रख लेना क्या हुआ था, यहाँ पर इंसेक्टिसाइड एक्ट पास हुआ था। इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एक्ट जो था, इसको ये इंसेक्टिसाइड एक्ट पास हुआ था। समझ गए यहाँ तक बात। इसके अलावा याद रख लेना 1986 में क्या हुआ था, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था ये आया था। ठीक, इसमें क्या पास हुआ था, इसमें याद रखना ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। इसके अलावा याद रख लेना एक चीज और भी पास हुई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी पास हुआ था। इसके अलावा याद रख लेना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट भी पास हुआ था। क्या हुआ था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट जो था ये पास हुए थे। तो कितनी ये चीज़ें पास हुई थी, एक तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, और इसके जो कंज्यूमर राइट आप पढ़ते हो ना, वही कंज्यूमर राइट और ग्राहक सेवा, जागो ग्राहक जागो, ऐसे करके ऐड भी आता था पहले हम जब छोटे थे। इसके अलावा याद रख लेना क्या था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, ये भी पास हुआ था। समझ गए। ISI जो होता है उस तरीके की जो चीज़ की बात यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा याद रख लेना 1939 में क्या हुआ था, 1939 में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन पास हुआ था। जैसे जो टिड्डी दल होता है ना, उसकी वार्निंग देने के लिए लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन पास किया गया था। समझ गए, एस्टेब्लिश हुआ था ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं, जैसे गुआवा है, ग्रेप्स है, एप्पल है, लीची है, और यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट दिए गए हैं कि कौन कौन सा स्टेट कौन कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, सबसे पहले हम देख लेते हैं गुआवा को। तो गुआवा का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन है, गुआवा का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो है मध्य प्रदेश। याद रखना बिल्कुल ध्यान से, गुआवा का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन है, गुआवा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश। ग्रेप्स की अगर हम बात करें तो ग्रेप्स का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन है, याद रखना कि महाराष्ट्र है। सेब का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन है, वो जम्मू कश्मीर है। और लीची का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मुजफ्फरपुर लीची। समझिए, तो इस तरीके से आपको याद रखना है बिहार वाला। तो ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है सेकंड पर, ए सेकंड पर यहाँ पर जा रहा है और ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है, यानी कि डी हमारा गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी देखते हैं, बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है फोर्थ पर, तो बी फोर्थ पर यहाँ जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी था ये भी गलत हो गया। तो अगर तीनों गलत हो गए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं या फिर एक्ट दिए गए हैं, जैसे सीड एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड एक्ट है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और इंसेक्टिसाइड एक्ट, ये दो एक्ट तो मैंने पहले ही बोल दिया था। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस ईयर में इसको पास किया गया था। तो इसको एक एक करके हम मैच कराते हैं। सबसे पहले किसको मैच कराएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सीड एक्ट है ये कब पास हुआ था। तो जो सीड एक्ट था ये लागू किया गया था, सीड एक्ट 1966 को। ठीक, सीड एक्ट बना कब था, 1963 को। समझ पा रहे हो, एक सीड एक्ट बना था और लागू हुआ था। देखो बनता कभी है, लागू कभी होता है। तो सीड एक्ट, जैसे मान लो महिला आरक्षण जो बिल है वो पास बहुत पहले हो गया है, लेकिन लागू लागू अभी देखो कब होता है। समझ गए। तो ये जो सीड एक्ट है, सीड एक्ट 1966 को लागू हुआ था, जबकि बना था 1963 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1986 में इसको लागू किया गया था। इसके अलावा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होता है, जैसे भारत सरकार क्या करती है, टाइम टाइम पर बताती रहती है कि ये चीज़ जो है ये इसेंशियल कमोडिटी है,
तो इसका आप भंडारण नहीं कर सकते। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ की अगर जब किल्लत पड़ जाती है, जैसे मान लो इस समय गैस की किल्लत चल रही, तो अगर इस समय गैस की किल्लत चल रही है तो हो सकता है कि कोई एजेंसी वाला गैस लेके आए और उसको क्या कर दे, उसकी स्टॉकिंग करना शुरू कर दे, बोले तो उसको लाके उसको भंडारित करना शुरू कर दे, उसको बेचे नहीं, ऊपर से तो ला रहा है लेकिन नीचे दे नहीं रहा है। तो डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, फिर ब्लैक मार्केट में उसको बेचेगा तो उसको ढेर सारी प्राइस मिलेगी। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ जो एक्ट है ये कब पास हुआ था? ये हुआ था 1955 में, समझ गए? इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला क्या है, इंसेक्टिसाइड एक्ट। इंसेक्टिसाइड एक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि इंसेक्टिसाइड जो एक्ट पास हुआ था ये 1968 में पास हुआ था। ए किस पे जा रहा है? ए फोर्थ पर जा रहा है। ए फोर्थ पर यहाँ पे जा रहा है और ए फोर्थ में यहाँ पर जा रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर डी है ये दोनों गलत हो गया। इसके अलावा देखते हैं बी। बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है फर्स्ट पर। तो बी फर्स्ट पे यहाँ जा रहा है और बी फर्स्ट में यहाँ पर भी जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं सी। सी किस पे जा रहा है? सी जा रहा है सेकंड पर। सी यहाँ पर सेकंड में जा रहा है, यहाँ सी थर्ड पे जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत की स्थिति 2023-24 के आंकड़ों के संबंध में आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ज़्यादातर जो मैंने आंकड़े लिए हैं 2023-24 वाले आंकड़े हैं, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। जैसे जो हमारा नेशनल हार्टिकल्चर जो बोर्ड है एनएचबी का जो डाटा है वो 1 साल पीछे चलता रहता है, और जो इसके अलावा जो डाटा होता है, जो एग्रीकल्चर वाला डाटा होता है वो 1 साल पीछे मतलब वो 1 साल पीछे चलता है और थोड़ा 1 साल वो और ज़्यादा पीछे चलता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 23-24 का डाटा है कि 25-26 24-25 का डाटा है, इसलिए मैंने 23-24 का ही डाटा रखा, क्योंकि यहाँ पर हार्टिकल्चर का भी डाटा और एग्रीकल्चर का डाटा दोनों डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हो सकता है आगे चेंज हो जाए, जैसे अब अगर आप 6 महीने 7 महीने बाद एग्जाम दोगे तो हो सकता है चेंज हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इसको याद करके ही चलना है। इसमें देख लेते हैं क्या है। इंडिया होल्ड इन फर्स्ट रैंक ग्लोबली इन मिल्क एंड जूट प्रोडक्शन। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो फर्स्ट पोजीशन पे ही है। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन। कॉटन के बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आप लोगों को तो इतना मैंने बता ही दिया था कि ये क्या है, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, फर्स्ट रैंक पर आता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सेकंड नहीं है ये, इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। तो ये दूसरा तो हो गया गलत, पहला सही था दूसरा गलत हो गया। इंडिया रैंक 6th इन ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्लोबली। ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई थी, तो ये बात हमारी सही हो गई। हमको खोजना क्या था, हमको यहाँ पर इनकरेक्ट खोजना था कि इसमें गलत कौन सा है। तो हमने गलत खोज लिया, हमारा जो बी है दूसरा स्टेटमेंट वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following statement regarding recent famous year in agriculture is not true? हमको यहाँ पर बताना है कि नॉट ट्रू, यानी कि 3 इसमें सही से हैं, सही दिए गए हैं, एक इसमें गलत दिया गया है। एक एक करके पढ़ेंगे और पढ़ के पता करेंगे कि इसमें से आखिर गलत है कौन सा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2016 वाज सेलिब्रेटेड एज पल्स ईयर स्पेसिफिकली इन इंडिया। ये बात जो कही जा रही है वो गलत कही जा रही है। क्यों गलत कही जा रही है? क्योंकि 2016 में अगर हम बात करें तो ये चीज़ नहीं मनाई गई थी। 2016 में मनाया गया था, वर्ड वाला मनाया गया था, याद रखना। 2016 में पल्स जो ईयर है ये वर्ल्ड के लिए मनाया गया था, इंडिया के लिए नहीं मनाया गया था। फिर बात आता है कि आखिर इंडिया के लिए कब मनाया गया था, तो याद रखना कि जो इंडिया के लिए था इसको मनाया गया था सन 2010 में। समझ गए? सन 2010 जो था वो था इंटरनेशनल, सन 2010 था वो पल्स ईयर ऑफ इंडिया, इसके लिए स्पेसिफिकली इंडिया के लिए इसको डेडिकेट किया गया था। तो ये बात तो हमारी हो गई गलत, तो हमको गलत ही खोजना था, हमने खोज लिया, पहले ही स्टेटमेंट में गलत मिल गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं द थीम फॉर द 2004 इंटरनेशनल राइस ईयर, राइस इज लाइफ, इसको भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। इसके अलावा 2008 वाज डेजिग्नेटेड एज द पोटैटो ईयर एज वेल एज ईयर ऑफ नीम। ये बात जो कही जा रही है ये भी बात सही है, क्योंकि पोटैटो ईयर और ईयर ऑफ नीम इसको डेडिकेट किया गया था सन 2008 को। अगला क्या है 1980 1980 वाज ऑब्जर्व एज द नेचुरल कंजर्वेशन ईयर। ये जो नेचुरल कंजर्वेशन ईयर है इसको भी कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 1980 को। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमको एक गलत खोजना था, हमने खोज लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
ये कैसा है? ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एक एक करके समझते हैं इस असर्शन बेस्ड और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या देखते हैं कि इंडिया रैंक फर्स्ट इन ग्लोबली इन टोटल पल्स प्रोडक्शन। पल्स के प्रोडक्शन में यानी कि दलहनी फसलों के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। इसके अलावा कह रहा है द ईयर 2023 वाज इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये बात जो कही जा रही है ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बात तो पल्सेस के लिए है और ये बात मिलेट के लिए है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये चीज हमारी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, वेस्ट बंगाल इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज द लार्जेस्ट हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। जो वेस्ट बंगाल है ये हार्टिकल्चर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है ये सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है और सब्जी जो है वो हार्टिकल्चरल कमोडिटी है और इसके अलावा वो ढेर सारे जो फल हैं उनका भी प्रोडक्शन करता है। इस वजह से जब ओवरऑल हम बात करते हैं कि ओवरऑल हार्टिकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। ये बात बिल्कुल 16 आने सत्य है, समझ गए। इसके अलावा देखते हैं क्या है, इसके अलावा जो अगला है कह रहा है वेस्ट बंगाल इज आल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंज इन इंडिया। ये बात जो कही जा रही है वो गलत है क्योंकि जो ऑरेंज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो वेस्ट बंगाल नहीं है। इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल की जगह पर क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल के जगह पर यहाँ पर आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा पंजाब। समझ गए। तो ये बात तो हो गई हमारी गलत, यानी कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। हमारा ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पर 3 करेक्ट है, केवल एक गड़बड़ है। एक एक करके मैच करते हैं, मतलब मैच है एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए, क्या कह रहा है, काजू नट के उत्पादन में भारत नंबर 1 है। ओ, महाराष्ट्र नंबर 1 है। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही काजू के बारे में बताया था कि महाराष्ट्र काजू में, इसके अलावा प्याज के उत्पादन में, कॉटन के उत्पादन में, इन सब में महाराष्ट्र आगे है। दूसरा देख लेते हैं कोको, जिसको कोकोआ बोलते हैं। कोको को कई बार कोकोआ भी बोला जाता है। तो जो कोकोआ है ये केरला में, जिसका अब नाम हो गया है केरलम, तो केरलम में इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा अरेका नट है, जो सुपारी है, जिसको मसाले के अंदर डाला जाता है, जो पान मसाला लोग खाते हैं उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है सुपारी। तो इसका जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कर्नाटका है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला क्या है, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये है बिहार। ये बात हो जाएगी गलत क्योंकि ये बिहार में सबसे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है। पाइन एप्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, समझ गए। बिहार, अभी जो मुझे याद आ रहा है, बिहार में मैंने आपको बताया था कि बिहार में लीची जो है, लीची का जो प्रोडक्शन होता है वो नंबर 1 पे आता है। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्ट एंड ऑर्डर पास ईयर इज करेक्टली मैच्ड। जैसे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, ये जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर था यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको 1969 में पास किया गया था। तो ये बात क्या है, ये बात गलत है क्योंकि 1969 में इसको नहीं पास किया गया था, इसको 1985 में पास किया गया था। हमको यहाँ पर खोजना क्या है, गलत खोजना है, यानी कि हमको यहाँ पर 3 चीजें गलत दिखेंगी, एक सही दिखेगा। इसके अलावा जो RRB एक्ट है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो है, रूरल बैंक जो है, इसका एक्ट कब पास हुआ था, 1986 में पास हुआ था। ये भी बात गलत है क्योंकि 1986 में नहीं पास हुआ था, 1976 में पास हुआ था। ये 10 साल पीछे चला गया है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, वाटर यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, यानी कि जल का प्रदूषण ना हो उसके नियंत्रण के लिए जो एक्ट है वो 1974 में पास किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें ईयर बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, स्वाभाविक सी बात है कि ये भी गलत होगा। तो ये 1981 में नहीं था। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट था ये कब आया था, ये 1972 में इसको आया, ये इसको 1972 में इनेक्ट किया गया था। समझ गए यहाँ तक बात। एक चीज और याद रख लेना कि 1981 है, ये थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा संबंधित है। 1981 को आप ये याद रख लेना कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये 1981 में आया था। याद रख लेना क्या था, फॉरेस्ट
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? ये 1981 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर कुछ थीम दिए गए हैं या फिर फोकस दिया गया है और यहाँ पर इंटरनेशनल उनके ये उसके ईयर्स दिए गए हैं। जैसे वर्ष जो ड्रॉट ईयर है, इसको भी तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे तो जो मैं पीछे क्वेश्चन पूछता हूँ उसका मैं तुरंत रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको याद है कि नहीं है। जो मैंने बताया आपने सोचा, याद किया कि नहीं याद किया। एक चीज़ 2 बार मिल जाए जिससे आपको दिक्कत ना हो, समझ पा रहे हो? और दोनों जगह अलग-अलग चीज़ के, यहाँ पर एक जगह मैं एक्सप्लेनेशन करके बता देता हूँ, एक जगह मैं उसको क्वेश्चन पूछ के बता देता हूँ। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो वर्ष ड्रॉट ईयर था उसको मैंने आपको बताया था कि ये कब आया था, ये 2002 में आया था। समझ गए? ये कब आया था? ये सन 2002 में आया था। इस चीज़ को याद कर लेना। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन जो एक्ट था, ये वाटर कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था? ये 2007 में पास हुआ था। इसके अलावा जो नीम पेटेंट ईयर था, इसको याद रख लेना कि जो नीम पेटेंट ईयर था ये 2005 में हुआ था। समझ गए? ये कहाँ से हुआ था? ये यूएसए से फिर से इंडिया में आ गया था। इस एक्ट को पहले यूएसए कुछ दिन के लिए छीन के ले गया था, लेकिन फिर भारत ने जीत लिया इसको कोर्ट केस में और फिर भारत को इसका मिल गया पेटेंट एक्ट। अगला क्या है? फाइबर ईयर एंड फूड सिक्योरिटी। तो फाइबर ईयर और फूड सिक्योरिटी जो है ये 2009 बच रहा है, तो ये इस पे चला जाएगा। तो ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है सेकंड पर। ए सेकंड पर यहाँ पर जा रहा है और ये सेकंड पर यहाँ पर जा रहा है। बी गलत हो गया और इसके अलावा डी भी जो है वो गलत हो गया। फिर बी देखते हैं, बी किस पे जा रहा है? बी फर्स्ट पे जा रहा है। यहाँ पर बी फर्स्ट में जा रहा है, यहाँ बी थर्ड में जा रहा है। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? According to the database, which state is listed as the largest producer of brinjal in India? डेटाबेस के अनुसार भारत में बैगन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में किस राज्य को सूचीबद्ध किया जाता है? इसको आपको बताना है। जो ब्रिंजल होता है इसके अंदर विटामिन बी बड़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, एंथोसायनिन इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनम मेलेनियम में इसका नाम होता है। इसका प्रोपोगेशन ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा होता है। लगभग 28 से लेकर 30 दिन का जो पौधा होता है उसकी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ये सभी तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर, याद रखना। 3 तरीके के बैगन आते हैं, ओवल शेप का आता है, एग शेप का, राउंड शेप का होता है और लॉन्ग शेप का। ये 3 तरीके के आपको यहाँ पर बैगन देखने को मिलते हैं। तमाम मेडिसिनल जानकारी दिया जा सकता है, थोड़ा सा चीज़ें लंबी हो जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मिनिमम रखता हूँ जितना बच्चा झेल ले जाए। क्योंकि जिनका रिवीजन होना होता है वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन जिनको पहली बार समझना होता है उनके दिमाग में फिर वो ओवरडोज हो जाता है ढेर सारे क्वेश्चन का। तो क्या कह रहा है कि ब्रिंजल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उड़ीसा जो है ब्रिंजल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि वेजिटेबल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बता ही दिया था कि आंध्र प्रदेश जो है ये टोटल जो फ्रूट प्रोडक्शन है इसमें सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में आगे है। कुछ चीज़ें और भी याद कर लेना, जैसे आंध्र प्रदेश जो है ये सिट्रस का जो प्रोडक्शन है, सिट्रस के प्रोडक्शन में भी आगे है। इसके अलावा जो मैंगो है, मैंगो मैंगो के प्रोडक्शन में भी सबसे आगे है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, बेटा याद रखना कि अगर हम मैंगो की एरिया की बात करते हैं, मैंगो एरिया, तो मैंगो का एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा? सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लें तो मध्य प्रदेश में आप याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो अमरूद है ना, अमरूद अमरूद का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो मध्य प्रदेश है। समझ गए? इसके अलावा दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर शायद उत्तर प्रदेश है और उसके बाद फिर शायद राजस्थान है। एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आगे पीछे ही हैं। मध्य प्रदेश लेकिन पहले नंबर पर है अमरूद के प्रोडक्शन में। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस एक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या दिए गए हैं? यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट्स दिए गए हैं। हमको क्या करना है? हमको इसमें खोजना है और खोज के बताना है कि इसमें से आखिर करेक्ट है तो कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं द एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट जो था ये 1963 में पास हुआ था। तो ये जो बात कही जा रही है ये बात आपकी 100% सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1963 में ही इसको बनाया गया था। अगला क्या है? बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है इसको 2002 में पास किया गया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला क्या है? द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। बहुत बच्चे इसको
उनके सामने आता ही नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि इंडियन जो फॉरेस्ट एक्ट है ये सबसे ओल्डेस्ट लेजिस्लेशन है जो कि पास हुआ था, ये 1927 में ये पास किया गया था। समझ गए? तो ये तीनों की तीनों बातें सही हैं। बोले तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड पे नहीं है, इंडिया फर्स्ट पर है। तो ये बात तो हो गई गलत। इंडिया होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लोबली, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। पहले हम दूसरे नंबर पर थे, अब हम पहले नंबर पर आ गए हैं। समझ गए? पहले हम दूसरे नंबर पे चाइना से नीचे थे, लेकिन अब हम बिना किसी कंपटीशन के हम दुनिया के सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले स्टेट बन गए, मतलब राज्य सॉरी देश बन गए हैं। तो हमारा असर्शन जो है ये तो गलत है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। असर्शन गलत हो जाएगा और रीजन जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि assertion false and reason true. Option number D is the right answer for the question number 16. अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? According to the 2023-24 data, what is India's global rank in plant biodiversity? प्लांट के बायोडाइवर्सिटी में भारत कितने नंबर पर है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे पास कितने कितने तरीके की फसलें ग्रो करी जाती हैं, जैसे कि कोर्स ग्रेन है, ऑयल सीड है, मेज है, इसके अलावा गेहूं है, धान है, बाजरा है। तो टोटल प्लांट बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हो रहा है। तो इंडिया का इसमें रैंक कितना है? आपको याद रखना है कि इसमें इंडिया का चौथा रैंक। कितना रैंक है? इंडिया का इसमें चौथा रैंक है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following pair of agricultural year focus is incorrectly match? यानी कि 3 तो इसमें करेक्ट है, एक इसमें से कोई इनकरेक्ट है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले किसी को देख लेते हैं, 2011 इंटरनेशनल फॉरेस्ट ईयर। ध्यान से समझना, वहां पर जो मैंने बताया था 1927 वो फॉरेस्ट एक्ट था, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट नहीं था, इसको याद रखना। तो इंटरनेशनल जो फॉरेस्ट ईयर है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया गया था सन 2011 को। इसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, ये जो फैमिली फार्मिंग है ये 2014 में था, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो बात है ये 2010 को था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीम पेटेंट ईयर ये गड़बड़ हो गया, क्यों? क्योंकि ये 2006 में नहीं था, ये 2005 में था। नीम पेटेंट ईयर कब था? ये 2005 में था। हमको गलत खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर फसलें दी गई हैं और यहाँ पर हमारा इंडिया की रैंक दी गई है। जैसे जूट के प्रोडक्शन में भारत किस नंबर पर है? जूट के प्रोडक्शन में भारत पहले स्थान पर है, इसको मैंने कई बार बताया है। और भारत में पहले स्थान पर कौन है? भारत में वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर है। वीट के प्रोडक्शन में कौन है? वीट के प्रोडक्शन में पहले स्थान, भारत का जो रैंक है वो सेकंड रैंक है। वीट के प्रोडक्शन में कौन है? सेकंड रैंक पर है भारत। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चाइना है। इसके अलावा याद रख लेना, जो फिशरीज है, फिशरीज के प्रोडक्शन में भारत कौन से नंबर पर है? फिशरीज के प्रोडक्शन में जो भारत है वो तीसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर फिशरीज प्रोडक्शन में चाइना है। वहीं अगर हम ओशियन फिशरीज को लेके बात करें तब, लेकिन इनलैंड जो फिशरीज होती है उसमें भारत सबसे नंबर 1 पर है। समझ पा रहे हो? इनलैंड फिशरीज यानी कि जो हम तालाब में मछली पालते हैं तो उसमें भारत आगे है। लेकिन ओवरऑल फिश के प्रोडक्शन में कि समुद्र से भी मछली पकड़ रहा है, उसके बाद इसके अलावा और भी तालाबों में मछली पाल रहा है, तो ओवरऑल जो मछली का प्रोडक्शन है वो कहाँ पर ज़्यादा है? चाइना में है। लेकिन भारत में इनलैंड फिशरी नंबर 1 पर है। मक्का याद कर लेना, मक्का किस स्थान पर है? मक्का भारत चौथे स्थान पर है मक्का के प्रोडक्शन में। तो ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है थर्ड पर है। ए थर्ड पर बी में जा रहा है और ए थर्ड में सी में जा रहा है, यानी कि ए भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। बी देखते हैं, बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है सेकंड पर। बी यहाँ पर सेकंड में जा रहा है, यहाँ पर बी फर्स्ट में जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका वो बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर से ध्यान से को, वीट जो है वीट पहले पे जा रहा है, हम सेकंड देख कर सेकंड लगा दिए। इसी तरीके से गड़बड़ होता है। यहाँ पर सेकंड देखा तो मैं सेकंड पे मिलाने लगा। इसी तरीके से एग्जाम में भी गलती होती है, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी हो रही थी। वीट क्या है? वीट सेकंड नंबर पर जा रहा है। वीट सेकंड नंबर पर किसमें जा रहा है? सॉरी फिर बोल रहा हूँ, ये वीट फर्स्ट नंबर पे जा रहा है। तो वीट फर्स्ट में यहाँ जा रहा है, यहाँ पर बी सेकंड में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, शीर्ष फसल उत्पादक राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आंध्र प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिट्रस का है, लेमन का है और मौसमी का है। ये बात जो कही जा रही है, इस बात में आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सिट्रस के प्रोडक्शन में आगे है, तो लेमन और मौसमी जो है सिट्रस ग्रुप के ही हैं। इन सब में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, समझ गए। इसके अलावा बात करते हैं तो फ्रूट जो है और स्पाइसेस जो हैं, मसाले जो हैं, ओवरऑल इनके प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश आगे है। गुजरात क्या है, गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है। कॉटन का प्रोडक्शन में इस समय गुजरात नंबर 1 पर नहीं है। गुजरात 2022-23 के आसपास में इसको सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता था, लेकिन जैसे मैंने कई बार बताया है कि जो महाराष्ट्र है, ये इसका लेटेस्ट जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, आपको याद रखना है। तो गुजरात की जगह पर क्या आएगा, गुजरात की जगह पर महाराष्ट्र आ जाएगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोटल प्लांटेशन क्रॉप। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टोटल जो प्लांटेशन क्रॉप है उसके प्रोडक्शन में तमिलनाडु सबसे आगे है। हमको क्या खोजना था, हमको यहाँ पर ट्रू खोजना था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1 एंड 3, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर तरीके से AGTA की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो अपनी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक विधिवत लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बार AGTA का जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है। अगर आपने हल्के में लिया तो काम ख़राब हो जाएगा और बहुत दिनों बाद इस तरीके की वैकेंसी आती है। इसके अलावा फिर आपको वैकेंसी एग्रीकल्चर की फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, बहुत दिनों तक नहीं मिलेगी। जब तक आपके बीवी बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं आएगी। आप इस तरीके से सोच के इसको पढ़ना, समझ गए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।